नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। तो बड़ी बहस में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स की, क्योंकि डेमोक्रेसी इंडेक्स जो को है अपना काम करता रहा है 2006 से, लेकिन अब की बार कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, इसलिए आपको बताना बेहद यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि ब्रिटेन का जाना माना जो प्रकाशक समूह है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप अपने रिसर्च विभाग द इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से हर वर्ष डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करता है और बुधवार को इस यूनिट ने 165 देशों के बारे में अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार भारत 10 स्थान नीचे खिसक गया है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सर्वोपरि है एजेंसी, कई तरह के ऐसे रिपोर्ट्स आती रही हैं, लेकिन फिर भी ये इसलिए मानना होगा क्योंकि लोकतंत्र के बारे में जब कहा जाता है तो भारत उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है, लेकिन अब हम 10 स्थान नीचे खिसक रहे हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से और जानने और समझने की भी पूरी कोशिश करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। एनआरसी इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये जो एक्ट लाया गया है, ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं। किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। दुख होता है, वेदना होती है। पहली बात तो जब आप एक डेमोक्रेसी इंडेक्स जैसे इंडेक्स में 10 सूची गिर जाते हैं, ये स्वाभाविक है और हर गौरवशाली भारतीय को, जिसको अपने लोकतंत्र पे गौरव है, ये दुख और वेदना होनी चाहिए। क्या 2014 के बाद से इस देश में लोकतंत्र कम हुआ है कि नहीं? और मैं किसी त्रुटि के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं एक बड़े सकारात्मक क्रिटिसिज्म के हिसाब से पूछ रहा हूं ये प्रश्न। डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी पोस्ट 2014, और इसके लिए क्या हमको डेमोक्रेसी इंडेक्स की आवश्यकता है? क्या अगर मैं आपको 4 कसौटियां या मापदंड दूं, तो क्या आप नहीं समझते कि इन चारों में बहुत सीधा साफ नाप तोल कर सके वैसे गिरावट है? और जो मेरे खास पैनल है, मैं उससे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ आपको। भास्कर घोष बीजेपी नेता मेरे साथ मौजूद हैं, मनोज त्रिवेदी कांग्रेसी नेता हैं, साथ ही पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ आएंगे, अनिल रैना हैं सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अनिल जी, सबसे पहले मैं आप ही का एक व्यू चाहूँगी, क्योंकि इसमें जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं, रिपोर्ट में 370 का भी जिक्र है, असम में जो एनआरसी हुआ उसका भी जिक्र है। पैमाने के बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन क्या ये बहुत हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है? नहीं, बिल्कुल अफसोस की बात नहीं। देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो मेजरमेंट बेंचमार्क है वो अपने आप में इतना सीक्रेटिव है कि आपको पता ही नहीं पैरामीटर्स क्या हैं। तकरीबन 60 क्वेश्चंस का 60 जी होता है, और कौन उसको रिव्यू कर रहा है, कौन उसको जवाब दे रहा है, उनके अपने एम्प्लॉयज हैं,
हायर्ड कंसल्टेंट हैं और कौन है तो पता नहीं। तो आपको नहीं पता कि जो लोग जिनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो व्यूज लिए जा रहे हैं, वो न्यूट्रल माइंडसेट के हैं, लेफ्ट माइंडसेट के हैं, राइट साइड के या बाइस माइंडसेट के। तो एक अपने आप में ही सवाल है ये। और जहाँ तक बात है इकोनॉमिस्ट रैंकिंग की, अगर आप उसमें देखें तो उसमें जो परफेक्ट डेमोक्रेसीज है कुछ 8 ही परफेक्ट डेमोक्रेसीज है। उसके बाद जो फ्लॉड डेमोक्रेसीज आती हैं, जो गिनतियों में आती है, उसमें अमेरिका भी है और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी, उसमें यूनाइटेड किंगडम में जो फाउंडर है डेमोक्रेसी का, उसमें फ्रांस है, उसमें इंडिया है। तो ये एक इजराइल 28वें पर है, तो ये जापान 24वें नंबर पर है। तो ये एक सिस्टम वो है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बाकी बात है कि अगर इससे सवाल उठते हैं और कहीं चिंता होती है तो बिल्कुल सरकार को एड्रेस करना चाहिए उसको और उस पर काम करना चाहिए। जो अभी हालात हमारे देश में हैं, जिस तरह के सीएए, एनआरसी, जिसको लेकर विरोध भी लगातार हो रहा है, इसमें क्योंकि नागरिक स्वतंत्रता की भी बात कही गई है, तो क्या उस पैमाने को एक बहुत बड़ा एक आधार बनाया गया है यहाँ पर? ये देखिए, अगर आप 370 की बात करें जिसको लेकर एक बेंचमार्क लिया गया है, या सीए को बात करके गई है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मंदिर होता है पार्लियामेंट, और उस मंदिर से ये दोनों बिल पास हुए हैं। कि ऐसा नहीं है कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया, एक ऑर्डिनेंस निकाला गया और उसके बाद किया गया, और 2/3 बहुमत से पास है 370, और सीए भी बहुमत से पास है दोनों सदनों में। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो फॉलो किया गया है। और उसके बाद भी अगर सवाल उठाए जाएं क्योंकि कुछ चंद लोगों को ये पसंद नहीं है, तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक देश है, आपको बिल्कुल हक है अपनी राय रखने का। मगर क्या ये एक डेमोक्रेसी का फ्लॉ है? मुझे तो नहीं लगता ये कहीं पे भी फ्लॉ। तो क्या ये जो उनका सर्वे है या उनकी जो रिपोर्ट है, ये अपने आप में ही बहुत सवालों के निशाने में आ जाती है? क्योंकि हमारी जो एक हमें स्थान दिया गया है दोषपूर्ण लोकतंत्र, जिसमें कुछ और भी देश हैं, लेकिन भारत का 51वां स्थान इसमें दिया गया है। देखिए, हम कोई देश परफेक्ट नहीं है, हम भी एक डेवलपिंग नेशन है। हम ये नहीं कह रहे कि हम परफेक्ट हैं, हम में बहुत त्रुटियां हैं। शायद इसी कारण संविधान को तकरीबन 100 बार से ज़्यादा संशोधित किया गया है, कि इसी कारण किया है कि ओवर द ईयर्स हम सीख रहे हैं जो हम में त्रुटियां वो इम्प्रूव करी जाएं, और वो इम्प्रूव हो रही हैं। इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। डेमोक्रेसी कोई फूल प्रूफ, किसी के पास एक 100% फूल प्रूफ मेथडोलॉजी नहीं है। तो और एक बड़ा देश है, हम नॉर्वे को अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते, हम उनसे 50 गुना बड़े देश हैं पॉपुलेशन वाइज में। तो हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे पैरामीटर्स बहुत ही डिफरेंट, और 130 करोड़ के देशों को लेकर परफेक्शन आ नहीं सकती है। इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ सकती है, और मुझे उम्मीद है कि इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। भास्कर घोष, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले बात तो ये है कि ये जो ग्लोबल डेमोक्रेसी का जो रैंकिंग है 2006 साल में ये पहले शुरू हुआ था, और एक स्पेसिफिक जो उन्होंने बताया कि एक स्पेसिफिक गोष्ठी जो है इसको कर रहे हैं, कौन सा एंगल से कर रहे हैं, इसका भी एक मुझे जो मिला इन्फॉर्मेशन कि इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, प्लूरलिज्म क्या है, सिविल लिबर्टीज़ क्या है, गवर्नमेंट फंक्शनरीज क्या है, पॉलिटिकल कल्चर्स क्या है, ये सब कुछ इंडेक्सेस, पैरामीटर्स लेकर के इसको तय किया गया। और इसमें भी ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी जब फेज आता है या चैप्टर्स आता है, उसमें भी फुल डेमोक्रेसी है, फ्लॉड डेमोक्रेसी है, हाइब्रिड रेजिम है, ऑथोरिटेरियन रेजिम है। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पैरामीटर्स हैं। और भारत का जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और जो मल्टी रीजन डेमोक्रेसी है, मल्टी रिलीजन डेमोक्रेसी है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेसी है। और आप देखिएगा ग्लोबल जो एक डेमोक्रेसी का जो स्कोर था वो भी ड्रॉप कर गया 548 से 544। ऐसा नहीं कि भारत ड्रॉप किया है, ग्लोबल डेमोक्रेसी भी 548 से 544 ड्रॉप किया गया। और देखिए कौन कौन देश जो है वो रैंकिंग में फर्स्ट 3 रैंकिंग है, नॉर्वे, आइसलैंड एंड स्वीडन। तो भारत के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ social complicity, in terms of social engineering, in terms of the social structure, religion, caste, ये सब कहीं पे आमने सामने नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि आज विश्व में भारत जैसा एक सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, 130 करोड़ पॉपुलेशन का डेमोक्रेसी, जहाँ पे इतनी विविधता है, इतनी जो सामाजिक विविधता है, कास्टिज्म है, रिलीजन है, सबसे बड़ा 500 जो लैंग्वेजेस, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बोल रही है, या मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, सो मुझे तो पहले बार ये लग रहा है कि दिस इज नॉट अ 10 ड्रॉप्स, ऐसे जैसे आप स्कूल और कॉलेज में रैंकिंग होता है और 10 मार्क्स आपको कम गया, 10, ये ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। ये एक तो इट हैज़ बिन यूरोपियन यूनियन का एक गोष्ठी ने किया है,
दो है जो कंट्री 167 कंट्रीज को लेके किया गया है उसमें डिस्पैरिटी है। तो इंटायर प्रोसेस जो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं, जैसे क्रिकेट आप खेलते हैं तो बांग्लादेश से भी एक क्रिकेट टीम है जो वर्ल्ड कप खेलती है, एक छोटे से छोटे श्रीलंका भी वर्ल्ड कप खेलती है, लेकिन भारत के विद रिस्पेक्ट टू इंडिया वो कहीं नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं? मैं खारिज तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस का जो अभी मैंने अभिषेक मनु सिंघवी के जो वार्ता सुनी, ये बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि 2006 से ये शुरू हुआ है। कांग्रेस का जो रेजिम है 2009 से 2014 और उसके पहले दो यूपीए 1 यूपीए 2, ठीक है, उसमें आप देखिए ये आंकड़ा क्या था, उसमें आप देखिए आंकड़ा क्या था। तब कांग्रेस का ये बोलने का हक होता है कि मैं यहां पे था, यहां पे उतर गए। ठीक है, आज एक तो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। त्रिवेदी जी, कांग्रेस, मनोज जी बताया कांग्रेस के रिजिम यूपीए 1-2 में कितने थे हमारे डेमोक्रेसी इंडेक्स, कितना? ठीक है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स शायद उतना बड़ा पॉइंट नहीं रहा होगा उस टाइम में, लेकिन क्या कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए हुमरा जी, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्तासीन सरकार वहां की जन सुविधाओं को देखते हुए अपने कार्यक्रम को तय करती है और कानून लेकर के आती है। आज जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थितियों के मुताबिक इकोनॉमिस्ट ग्रो जो ब्रिटिश की का जो फोरम है उसके माध्यम से जो डेमोक्रेटिकल इंडेक्स पर ये बयान दिया गया है कि भारत जो है 10 स्थान नीचे खसक गया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखा जाए तो उस परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगता है कि जो माहौल पैदा हुआ है, चाहे धारा 370 का मामला लेकर के हो, सीए का मामला लेकर के हो, एनआरसी का मामला लेकर के हो, इन तमाम कानूनों के कारण पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक में हर राज्यों में जो है इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों का विरोध है। और इस विरोध नहीं बता देंगे आप क्या है? मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं लगता आपको पता है एनआरसी का कानून? मनोज जी, मनोज जी सारे 3 लोग बैठे हैं, एनआरसी का आपने अभी तक एनआरसी का कानून को लेकर कानून बना हुआ एनआरसी का कानून बता दीजिए हमें भी सुन लिया, हम भी जान रहे हैं। आपको एक मिनट, एनआरसी आप ही का कानून बना हुआ था 1984। एनआरसी को कौन आया था? पॉइंट पे जवाब दीजिए। वो साहब आप पॉइंट में कहां रहे हैं? एनआरसी को अरे आप जिम्मेदार चर्चा ठहरा कर रहे हैं, हुमरा जी ने मेरे से सवाल किया, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी रखिए। पहली बात, मेरी बात को सुन लीजिए, मैंने क्या बोला। सरकार के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का कानून जो लाया जाता है वो लोकहित में होना चाहिए। और लोकतंत्र में अगर आपके ही देश में लोगों का विरोध होता है तो इस विरोध पर संजीदगी रखना सरकार का काम होता है। सुनिए तो पहले सुन लीजिए। अरे आप बोलिएगा, अरे आप बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। जानना चाहते हैं, मैं आपको बता तो रहा हूं, पहले सुन तो लीजिए। जो डेमोक्रेसी लोकहित में नहीं था। अरे डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो बयान आया है उसको आप सिरे से खारिज कर दिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये विरोध जो है वो क्यों हो रहा है, उस पर आपने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो निवेशक हैं या जो लोग भी हैं, व्यापार में कमी आई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपकी बाहर मुल्कों में प्रोटेस्ट के बीच ये मैसेज आ रहा है, ले जा रहे हैं लोगों 370 के लिए व्यापार कमी हुई है। अरे एनआरसी के लिए व्यापार कमी हुई है। पहले सुन तो लीजिए, मैंने क्या कहा कि भारत में लोकतांत्रिक एक छवि आपने कहा एक अलग बन रही है, ये कहा ना, छवि आप खराब कर रहे हैं, ये छवि आप पेंट कर रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, 2014 में अनिल रैना जी, ठीक है मनोज जी आपने अपनी बात कह दी, एनआरसी पर नहीं हो रही है। आप तो मैंने आपको क्या बोला, उदाहरण दे रहे हैं। अरे उदाहरण को ले, आप राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए। ठीक है, मैंने कहा विरोध के आधार पर आप उदाहरण विरोध के उदाहरण कितना ऐप्ट है वो तो प्रूफ करने का जिम्मेदारी आपका है। यही तो समस्या है, आप लोगों ने सुनने की क्षमता खो दी है। ठीक है मनोज जी आपने अपनी बात कह दी, ठीक है ठीक है। अमित जी आप क्या इत्तेफाक रखते हैं मनोज त्रिवेदी से या फिर नहीं? आपको लगता है कि इसमें भी बहुत कुछ है कि सोचने वाली बात है? और देखिए अभी इन्होंने कहा कि देश में खौफ कम हुआ है एनआरसी कानून को लेकर। नहीं मैंने ये नहीं बोला। चलिए मैंने ये नहीं बोला। चलिए आपने नहीं आप बता दीजिए, आपने क्या कहा, आप बता दीजिए। मैंने आपको बोला इस देश में सरकार के द्वारा लाए गए किसी एनआरसी, हाँ बस सुन लिया, एनआरसी कानून को ले अब सुन कर आधे बात से लपक ले रहे हैं। बताइए आप। मैंने कहा कि कोई किसी प्रकार का कानून आप लेकर के आते, पहले सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल। उस कानून के खिलाफ में अगर कुछ लोग आपसे आपने एनआरसी का नाम लिया, अरे सर आपने एनआरसी का नाम लिया, आपने एनआरसी का नाम लिया, एनआरसी पर भी डिस्कशन ठीक है सर, हम सब पे बात कर रहे हैं सर, एनआरसी सीए सब पर बात कर रहे हैं सर। सर सुन लिया आपकी बात, सीए सुन लिया, एनआरसी सुन लिया, 370
370 सुन लिया। आपके अधीर रंजन चौधरी का पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी इंडेक्स का मनोज जी कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में 10 पायदान नीचे खिसक गया है, उसका कारण क्या है? चर्चा हम उसमें कर रहे हैं। हमने क्या है आपको बोला, हमने ये देखिए इस देश में हो गया। मेरे से सवाल है, शांति रखिए। विरोध को लेकर सवाल मेरे से है, नहीं दिखाई जा रही मैं जवाब है, दे उसके दूं। कारण एक माहौल खराब हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, मनोज जी ठीक है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अब आपने बात कह दी अपनी सर, ठीक है अमित जी। यही एनआरसी उस कानून का नाम लिया जा रहा है जो कानून अभी तक बना ही नहीं, और जो बना है वो कांग्रेस जो बना एक एनआरसी के देश का गृहमंत्री बयान देता है, एनआरसी सुन तो अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए मनोज जी, जब आप बात कर, देखिए सर, आप अगर पूरी बात अच्छी तरह से कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसके पैमाने पर भी बात कर रहे हैं ना, कि क्या भारत की छवि बदल रही है, क्या हम इस पर भी बात कर रहे हैं? जो कानून बना ही नहीं है आप उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी सीए को लेकर विरोध हो रहा है, 370 को लेकर विरोध हो रहा है। मैं समझना चाहता हूँ क्या विरोध हो रहा है, क्या विरोध हो रहा है? एक मिनट, अब मैं एक मिनट आपसे सवाल नहीं पूछा मैंने, ठीक है, उनको अपनी बात कहने दीजिए। ठीक है, मैं आपसे पूछ, आप कहते हैं कि हम देश का विभाजन 1947 में धर्म के उस पे हुआ, और आज आप कह रहे हैं उसी पाकिस्तानियों को आप परमिशन दे दीजिए भारत में आने की। अगर आपको भाई साहब इतना ही शौक है पाकिस्तानियों को परमिशन देने की, तो कूच करिए और पाकिस्तान को अखंड भारत में ले आइए। ये डबल स्टैंडर्ड्स ना करिए। आप गलत कानून पढ़ रहे हैं, आप गलत कानून पढ़ रहे हैं, आप गलत कानून पढ़ रहे हैं, आप गलत कानून पढ़ रहे हैं की कोशिश मत नहीं, आप देश को गुमराह करने की कोशिश ना करिए, आप देश को गुमराह को एनआरसी विश्लेषक के रूप में आपका जो विश्लेषण होना चाहिए वो आपसे जिस दिन सर्टिफिकेट चाहिए होगी मांग लूंगा। मनोज जी, आप कानून के जवाब क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, एनआरसी कानून लागू करने वाला कौन था? अरे 1984 कौन एनआरसी लगाया था? सर हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं सर, अगर आप चर्चा हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम एनआरसी पर ही चर्चा कर लीजिए ना, डेमोक्रेसी इंडेक्स पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? डेमोक्रेसी एनआरसी क्या था? खारिज कर दिया आपने, बहुत अच्छे तरीके से कह दिया। अमित मनु सिंघवी का बयान को आप कौन होते हैं खारिज करने वाले? हम विरोध करते हैं, मनोज जी, विरोध का आधार क्या है वो बता रहे हैं आप। अगर सब अपना अपना टाइम लेके बात कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। पीयूष पंत जी भी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी एक व्यू ले लेते हैं। जी जी अमित। तो हमरा जी, जो अगर इंडेक्स की जिसकी बात हो रही है, अगर उसमें जो फॉल्ट लाइंस आई हैं, तो उसमें कोई मुझे नहीं लगता सरकार को उसको लेकर डिफेंसिव होना चाहिए। आप उन फॉल्ट लाइन से सीखिए और आपको इंप्रूवमेंट ही मिलेगा। मगर अगर हम अपने आप को डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्री से कंपेयर करेंगे तो नहीं हो सकता। वहां धार्मिक किताबों को, ग्रंथों को सड़क पर जलाने की अनुमति आप दे दीजिए भारत में अनुमति, सबसे पहले कांग्रेस वाले खड़े हो जाएंगे कि ये कैसी अनुमति है। तो कंपैरिजन एक आयरलैंड, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री और भारत के बीच में नहीं हो सकता। शायद हमें जो ये रिपोर्ट में अगर जहां तक हम समझ पाए हैं कि रशिया और टर्की और यूरोप के कुछ देश उस राह पर ले जाने की कोशिश है, कि क्या हमारा देश उस राह पर जा रहा है? इसमें जो फंडामेंटल क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूं एक सेकंड में। उसमें 4 किस्म का डेमोक्रेसी है: फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजिम्स एंड ऑथोरिटेरियन रेजिम्स। इसमें इंडिया कहां पे आता है देखना है। दोषपूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र में है हम, फ्लॉट डेमोक्रेसी में है जी, 51वें स्थान पर, 51 रैंक है। ये फ्लॉट डेमोक्रेसी में आ रहा है ना, फ्लॉट डेमोक्रेसी के अंदर ही आ रहा है, तो इसका पैरामीटर जांच होना चाहिए और इस पैरामीटर्स को कैसे ये किया जाए। सो ये बहुत टेक्निकल बातें हैं। ठीक है, लेकिन मनोज जी जो कह रहे हैं एनआरसी के साथ वो डेमोक्रेटिक इंडेक्स को जोड़ रहे हैं वो गलत है। अरे भाई, डेमोक्रेसी इसमें बातों पे डेमोक्रेसी इंडेक्स क्या है? वो नहीं, वो एनआरसी नहीं देश है। में लोकतांत्रिक मनोज जी आप नहीं समझे तो मत समझिए, जा रही है, आप नीचे लुढ़क समझाइए। ठीक है सर, आप लोग मत समझिए लेकिन गलत मत समझाइए। जाल में आपने सारा भारत को गलत समझा रहे हैं। मैं नहीं होने वाला। एनआरसी के साथ एनआरसी के साथ डेमोक्रेसी का कोई संबंध नहीं है। अपनी कमियों को शब्दों की भाषा से एक सेकंड, पीयूष पंत जी, डेमोक्रेसी इंडेक्स को आप कैसे देखते हैं? जो क्या भारत की छवि बदल रही है? ये रैंक के क्या मायने हैं जो ये रैंक दिया गया है, और ये हम इसको कितनी गंभीरता से लें? देखिए हुमरा जी, देखिए ये काफ़ी गंभीर बात है, और हम तो बात क्योंकि ये किसने किया है, ये एक जो है अमेरिकन एजेंसी है जो इकोनॉमिस्ट है, उन्हीं का ये है सर्वे है। तो और हम ये बार बार कहते हैं ईयू का है जी, अमेरिकन नहीं है, ईयू का है। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप जो ब्रिटेन का है वहाँ का है।
तो ये जिस तरह से हम ये कहते हैं कि देखिए बाहर हमारी छवि बहुत अच्छी बना दी गई है, ये वहीं का है। और आज जो ये इसमें रैंकिंग हमारी 10 गिरी है, ये बहुत गंभीर बात है। और अगर आप देखिए 2014 से लेके 2014 में शायद इन्हीं का सर्वे 2006 से शुरू हुआ है ये सर्वे। तो 2014 में जो रैंकिंग थी वो भारत की, वो 27 नंबर पे थी। अब आप देख लीजिए आप आज तक हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो पिछले साल की तुलना में ही 10 गिरे हैं अभी हम, लेकिन पूरे 2014 से देखिए तो लगातार, तो वो उस परिदृश्य को आपको समझने में मदद मिलेगी। और जो पैरामीटर्स की बात अभी हो रही थी, तो जो कैटेगरी जिसके आधार पर ये सर्वे होता है, पैमाना बनाया गया है, वो है इलेक्टोरल प्रोसेस और बहुलतावाद। बहुलतावाद भी है देखिए इसमें खासकर, और जिसपे सबसे बड़ा चोट हो रही है हमारे देश में इधर कुछ सालों में। और दूसरा है सरकार का कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता। और इस सर्वे का ये मानना है कि सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी हुई है वो नागरिक स्वतंत्रता के मामले पे हुई है। ये इस पूरे सर्वे में ये बात सामने आई है। उसी को लेके ग्रेडिंग जो है भारत की कम हुई है। तो क्या ये वजह प्रोटेस्ट और उसने खासकर जो है जम्मू कश्मीर की बात करी है, उसने और तमाम चीजों की बात करी है। और जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट लोगों को पार्टिसिपेट करने में के लिए की मनाही हो रही है, बात पे धारा 144 लगा दी जाती है अगर लोग अपना प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, तो डेमोक्रेसी पे निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो है आघात हुआ है पिछले कुछ सालों में। ये सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों का जो एक नागरिक अधिकार है, जो लोगों की एक स्वतंत्रता है, उस पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। उस पर जिस तरह से जो है एजेंसीज की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, उस पर जो है कि क्या नाम सरकार के आदेशों के द्वारा, उस पर जो है कानून का सहारा लेते हुए, उस पर जो है कि आप जो है आपकी आजादी को आप देखते हैं तो उसको देशद्रोह से जोड़ के जो है आपको देखा जाता है। अमित रैना सोशल एक्टिविस्ट है, अमित रैना का ये मानना है कि उसमें हो सकता है कि जो टीम उनकी हो वो किस टाइप के हैं, ये रिपोर्ट कैसे तैयार हुई, ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। वो इंडिया के प्रति बायस क्यों होगी, वो इंडिया के प्रति बायस क्यों होगी? उसने पूरे 156 कंट्रीज का ये सर्वे किया गया है, बांग्लादेश का वो क्यों बायस होंगे? आपके इंडिया में जो आपने इंडिया के जो आपके ऑब्जर्वर्स हैं, इंडिया से जो आपके डेटा दे रहे हैं, ये प्रश्नावली जाती है। आपके जो इंडिया से जो आपके लोग इस पे रिपोर्ट पे कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के सवालों को जवाब दे रहे हैं, उनका चयन कैसे हुआ, कौन है, कैसे, इस पे एक सवाल है। और अगर आप देखें रैंकिंग, अगर आप रैंकिंग देखें जो आपकी लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेसीज है वो ऊपर हैं, और जो आपकी जो सेंट्रल या राइटिस्ट डेमोक्रेसी से वो नीचे हैं। अगर आप पूरा ही आप देख लें तो आपको दिख जाएगा, वो आपको बायस इकोनॉमिस्ट में ही दिख जाएगा, क्योंकि सिविल लिबर्टी, ये सवाल एक बड़ी चीज बिल्कुल सिविल लिबर्टी, मैं यही कह रहा हूं सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खारिज नहीं कर सकते, मैं कह नहीं करा खारिज, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक गॉस्पेल ट्रूथ है, गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। इसमें देखिए कोई भी रिपोर्ट अगर आपकी टिप्पणी करती, अगर आपकी कोई रिपोर्ट टिप्पणी करती है पक्ष की नहीं है, तो आप अगर रिपोर्ट को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर रिपोर्ट आपके अगर आपकी कोई क्रिटिसाइज करती है, आप पे कोई टिप्पणी कोई रिपोर्ट करती है, तो देखिए उसको पढ़िए और उसमें क्या आपको लगता है जिस पे सुधार किया जाना चाहिए बिल्कुल करिए। मगर ये रिपोर्ट एक बयान जरूर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि पैरामीटर्स बहुत ही अलग अलग। सिविल लिबर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बयान भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बुधवार को नागरिकता कानून को लेकर हुई रैली में केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान से एक विवादित बयान भी उन्होंने दिया है। रैली के दौरान बालियान ने राजनाथ सिंह से कहा है कि वो जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 10% आरक्षण दिलवा दें, यहाँ के लोग सबका इलाज कर देंगे। देखिए हुमरा जी, एक चीज मैं आपको कहता हूँ, चाहे जेएनयू हो या जामिया हो, 8,000 छात्र हैं जेएनयू में और 8,000 छात्र हैं जामिया में, उनसे ज्यादा 30,000 छात्र तो मेरे कॉलेज में बैठे हैं इसके समर्थन में। मीडिया कम से कम नहीं दिखाए, इन 8,000 छात्रों को मैं दिखाए। और मैं तो राजनाथ जी से निवेदन करूंगा, ये जेएनयू और जामिया, इसमें जो ये लोग हैं जो देश के विरोध में नारा लगाते हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ने की। चलिए अब आपको सीए पर एक सेकंड सर, बस एक सेकंड सर, महिलाओं के प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या कहना है वो भी हम आपको जल्दी से सुनवा देते हैं।
नारे लगाने का कार्य करोगे, ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और फिर इस पर कठोरतम कार्रवाई करने की कार्रवाई सरकार करेगी। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। भारत की धरती पर रह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने की छूट किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती है। इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है। बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। और जल्दी से आपको एक और बयान हम सुनवाते हैं। एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के नेता, जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने क्या कहा है इस पर, आइए आपको सुनवाते हैं। एनआरसी को हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। वैसे भी यूं ये सिर्फ आसाम भर के लिए बनी थी, इसको लेकर के सरकारी पक्ष की तरफ से काफी कंफ्यूजन है। इसलिए आपके माध्यम से हमारा ये भी कहना है कि एनपीआर और एनआरसी पर जो कंट्राडिक्टरी बयान केंद्र सरकार के मंत्रियों के आते हैं, उससे भी भ्रम की स्थिति बनी। भास्कर घोष जी, अब आपसे मेरा सवाल है जी, आपने अभी बयान सुने, क्या आपको नहीं लगता कि ये जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं, कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री जब बयान देते हैं तो वो एक तरीके की जो भारत की अपनी एक छवि है उसको बदलते हैं कि कोई आजादी से अगर प्रदर्शन करना चाहता है, जिसको अधिकार भी है प्रदर्शन का, लेकिन उनको क्या कहा जा रहा है? हमरा जी, पहले ये टॉपिक का डिस्कशन होता है कि डेमोक्रेटिक इंडेक्स का भारत का स्ट्रेंथ रैंक स्लिप करना। मैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करके फिर आपको जवाब देता हूँ। आप देखिए, जो टोटल 4 किस्म का डेमोक्रेसी की बात किया गया है, उसमें 5.7% ही वर्ल्ड पॉपुलेशन फुल डेमोक्रेसी में है। बाकी का 1/3 ऑटोक्रेटिक रूल में है और ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी में है, जिसमें चाइना भी है। यानी पृथ्वी का 2 सबसे बड़ा सबसे जनबहुल जो देश है, चाइना एंड इंडिया, उनका देखिए क्लासिफिकेशन एक तो ऑथोरिटेरियन में चले गए और एक फ्लॉड डेमोक्रेसी में चले गए। तो मैं इसके ऊपर ही सवाल करना चाहता हूं, बिकॉज आज का टॉपिक इसके ऊपर है। जो आप पूछ रहे हैं वो अलग टॉपिक है, मैं जवाब देता हूं ऑफ कोर्स, कि ये जो इन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी जो बनाए हैं, इसका टोटल जो बैकग्राउंड्स है, टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और टोटल जो एजम्पशन एंड प्रेजम्पशन है, वही गलत है। ठीक है। अगर चाइना जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/3 कंट्रोल करता है, उसको अगर ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी में शामिल किया जाए तो उसके साथ ही इंडिया का बराबरी हो सकता है। ठीक है, हम इस पर चर्चा आगे करेंगे। सेकंड पॉइंट, आप जो कह रहे हैं कि आज जोगी जी जो अभी हम सुने, आप भी सुने हैं मीडिया में, बालियान साहब, आज जो घटना हो रही है उसी का बयान उन्होंने की है। आज आप देखिए, महिलाओं, इसी महिला, जब ट्रिपल तलाक बिल हमने पास किया था, यही महिलाएं सामने आकर हमें समर्थन दिए थे। अगर ट्रिपल तलाक एक लैंडमार्क ये है, मतलब एक बिल पास हुआ है। उन्होंने कहा अगर आजादी लफ्ज भी बोला गया तो फिर सजा मिलेगी। ये तमाम चीजें, वो आजादी कश्मीर वाला आजादी की बात कर रहे हैं वो। अब हमें आप भारत में आजादी की बात कर रहे हैं वो। आज जो नारा जेएनयू में उठ रहा है उस आजादी की बात कर रहे हैं। हर प्रोटेस्ट में इंशाअल्लाह की आजादी की बात कर रहे हैं वो। हम लोग हमें जो आजादी चाहिए, जो डेमोक्रेटिक आजादी है, उसके बात वो नहीं कर रहे हैं। 10 सेकंड लूंगा। देखिए, समस्या आज क्या है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह का अंतर नहीं जानते हैं और वो लाइन वो पार कर जाते हैं। राजद्रोह का विरोध करते करते राष्ट्रद्रोह करने लगते हैं। राष्ट्र का योगी जी ने ये भी कहा है कि देशद्रोही है वो, नहीं, जो ये प्रोटेस्ट करे और आजादी के नारे लगाए। सरकार के साथ भी समस्या यही है कि जो सरकार के खिलाफ विरोध करता है, जो राजद्रोह कर रहा है, सरकार उसको राष्ट्रद्रोह का रंग देने का प्रयास करती है। तो ये दोनों साइड से फ्लॉ है और ये फ्लॉ कहीं ना कहीं आपको करेक्ट करना पड़ेगा और सबसे पहला दायित्व इसमें सरकार का आता है। एक डेमोक्रेसी है, बिल्कुल मेरा हक है, हर किसी का हक है सरकार के पे टिप्पणी करने का, उस कानून के का विरोध करने का। मगर सरकार अगर उसको राष्ट्रद्रोह मानेगी तो समस्या है, तो आपके इंडेक्स पे आप जरूर गिरेंगे। मगर साथ साथ प्रोटेस्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो लक्ष्मण रेखा ना क्रॉस करें जहां पे राजद्रोह राष्ट्रद्रोह बन जाए। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोला, बहुत देर से देखिए खामोश है मनोज जी, कांग्रेस को एक मौका दूंगी। राजद्रोह और राजद्रोह की बात जो कर रहे हैं, को एक बात का जवाब देता हूं। ये है साहब एक मिनट कि जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करते हैं तो ये राष्ट्र का हित में बिल पास होता है, और सॉरी मेजॉरिटी जब उसको पास करता है तो राष्ट्र का विरोध में नहीं, राष्ट्र का हित में होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपका ये विचार होता तो सुप्रीम कोर्ट वो बिल लेते ही नहीं। मनोज त्रिवेदी जी, सुप्रीम कोर्ट में मनोज त्रिवेदी जी नहीं आ जाता है तब तक ये जो ठीक है। संजीव बालियान और योगी जी ने जब भी बयान दिए और इससे पहले जो लखनऊ में प्रोटेस्ट हुए थे उस दौरान जो हमने देखा प्रशासन का कारनामा, विरोध भी तो होता है, उसके खिलाफ भी वोट पड़ते हैं। ठीक है, जल्दी से मनोज त्रिवेदी जी। होमरा जी, दरअसल क्या है, राष्ट्र का थोड़ी विरोध के नाम पे आप आग जला रहे हैं, विरोध के नाम पे आप सिर्फ बोलने के लिए हम लोगों को मौका नहीं मिला। ठीक है, बोलिए, आप ही बोलिए। ठीक है, एक सेकंड नहीं, ठीक है, आप बोले। बोला आपको कि जितने आज की तारीख में संजय बालियान का बयान हो, आप इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुनिए। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत क्यों लुढ़क रहा है? गृह मंत्री का बयान आता है, विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम इस बिल को लेकर इसको किसी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। लोकतांत्रिक देश में देश के गृह मंत्री का इस तरीके का बयान जो है, संविधान किस बात को दर्शाता है? ज्ञात है जी नहीं, आप बहुत बड़े ज्ञाता है। अब ज्ञाता नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ, सुनिए। अब ज्ञाता है, माननीय राष्ट्र मंत्री ये बोले हैं, अरे आप तो गलत बयानबाजी यही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखिए अर्थ सुनिए, डेमोक्रेसी में जब पास डेमोक्रेसी में बाद उनका विरोध करना, घोष साहब पूरी शालीनता से मेरी बात का जवाब, अपनी बात का जवाब करना, होम मिनिस्टर के अरे लोकतंत्र संसद में संख्या के बल पर अगर कोई बिल पास हो जाता है, आपके पास नहीं था। अरे सुन तो लीजिए, संख्या अरे सुनिए, बात सुनिए। बिल पास होने का मतलब यह नहीं होता है कि देश में उसका विरोध नहीं होगा। अगर विरोध सही नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में नहीं लेती। आप इस बात को समझिए। नहीं ये कौन से पैरामीटर? आप बिल्कुल है, बिल्कुल है। संख्या बल के ऊपर किसी बिल को पास करा लीजिएगा, इसका मतलब ये थोड़ी होता है उस बिल का विरोध नहीं होगा। हम अगर मनोज जी आपने विरोध करेंगे, मनोज जी आपने सवाल सुना कि बालियान साहब ने कहा कि जेएनयू और जामिया में अगर 10% आरक्षण देकर वेस्ट उत्तर प्रदेश से अगर बैठा दिया जाए तो अब सबका इलाज हो जाएगा, कुछ ऐसा उन्होंने बयान दिया है। इसको कैसा बयान देके, और क्या ये जो हमारी छवि की जब हम बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं, फिर हम बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये क्या कैसा जवाब है? ये कैसी बात है? उमरा जी, मैंने यही कहा कि देश जब जिम्मेदार पदों पे बैठे नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसको कैसे देखा जाए? उमरा जी, लिगेसी स्टेट में संजय बालियान का जो बयान आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के आचरण के ऊपर यह प्रहार है। उनका यह कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं वो इसी तरीके के लोग हैं, इसी मिजाज के लोग हैं, और जिनका मकसद है कि अगर इन ऐसे लोगों को 10% लोगों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या देश के उन तमाम शैक्षणिक संस्थानों में भेज दिया जाए तो कोई विरोध करने की हिमाकत नहीं करेगा। इस तरीके का अगर बयान सरकार का आता हो, सरकार के मंत्री का आता हो, तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत लुढ़केगा। और जिस बात पर सरकार को गौर करना चाहिए, उस बात पर सरकार के मंत्री आकर सफाई पेश कर रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि हम आखिर इस ऐसी परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय जगत में क्यों खड़े हो गए हैं जहां हर तरफ से जो भी बयान देता है उसको सरकार कहती है नहीं ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। आप आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कोई बयान आता है, WHO का बयान आता है, कोई भी बयान अगर आए वो सरकार के खिलाफ हो तो सरकार उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स नहीं, इसके अलावा ब्रिटिश के अलावा कोई भी अंतरराष्ट्रीय फोरम में अगर इस तरीके का सर्वे करवाया जाएगा तो निश्चित रूप से आज हम भारत के अंदरूनी मामले को लेकर के कह रहे हैं कि हम एक नागरिक होने के नाते जो परिस्थितियां पैदा की गई है सरकार के द्वारा कि विरोध के स्वर को कुचल देना है और इस तरीके का संदेश देना है कि विरोध करने वाले लोगों को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, ये सरकार का पैमाना है। पीयूष जी, क्या ये आप सहमत हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरह का मुझे बहुत आपत्ति है जिस तरह का संजीव बालियान ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है। एक तो ये कि वो खुद ही जो है कि ये अपने ही इलाके, जिस इलाके से वो आते हैं, क्योंकि जो उनका लहजा रहा जिस तरह से उन्होंने दिया है वो ये है कि जैसा कैंपस में हुआ था
मतलब ठीक कर दिए जाएंगे अगर 10% आरक्षण मिल जाए। क्योंकि देखिए क्या है कि भाजपा और आरएसएस जो है वो जेएनयू को जो है, और चूंकि वो वहाँ पे अब डेमोक्रेटिक तरीके से जो है लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले जीतते रहे हैं, वहाँ पे जो है कि भाजपा को भी मौका मिला है, उनका स्टूडेंट विंग है वो भी इलेक्शन लड़ता है और वो भी काफ़ी वोट ले जाते हैं वो, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे हैं अभी। एक टाइम आएगा वो जीत भी सकते हैं, लेकिन कब जीतेंगे? जब वो जो है कि इसी तरह से वहाँ स्टूडेंट के प्रोग्राम्स लेंगे, वहाँ डायलॉग करेंगे, वहाँ पे डिबेट करेंगे, और वो डिबेट को और इसको बंद करके अगर हिंसा करेंगे आप और आप नहीं जीत पाते डेमोक्रेटिक तरीके से, तो आप जो हिंसा का तरीका, तो वही इनके टोन में सीधे सीधे दिखता है कि 10% अगर आरक्षण दे दीजिए तो देखिए हम ठीक कर देंगे। लेकिन बालियान अपने विवादित बयानों के लिए काफी मशहूर रहे हैं। नहीं तो देखिए इसीलिए हमेशा वो इस तरह का बयान देते हैं। आज हम इस बात इकोनॉमिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जब आजादी की बात इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और उसमें हम कह रहे हैं कि साहब ये तो बायस भी हो सकता है बायस हो, लेकिन जब इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे, इस तरह की घटनाएं होंगी, छोड़ दीजिए आप। ये आप पीयूष जी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अगर जिस डेमोक्रेटिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं उस डेमोक्रेटिक इंडेक्स में अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रियों की बात ले रहे हैं तो ये बयान भी वाजिब बयान है, इसका जवाब आएगा वो भी वाजिब बयान है, क्योंकि ये फिर डेमोक्रेसी बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। और अगर बाल्यान को अपनी बात कहने, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ बात फ्रीडम ऑफ स्पीच में फिर उनको भी कहने का हक है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और भारत के कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं बात इसी बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, नहीं तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये बयान को लेकर किसी और का भी बयान आ जाता। वो जो कहना चाह रहे हैं नहीं कहना चाह रहे हैं कि हम वहाँ ठीक कर देंगे, मतलब जो हिंसा कर देंगे। भाई देखिए वहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लड़के जो आते हैं, लड़कियां जो जाती हैं, सबको जो प्रोसेस है वहाँ पढ़ते हैं और एक बेहतर नागरिक होकर निकलते हैं वहाँ से। का विरोध करने वाले आप बताइए, आप हमको बताइए, आप कभी लेफ्टिस्ट कभी राइटिस्ट की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक और बात मैं जोड़ देती हूँ। सरकार का विरोध भास्कर घोष जी, हम छोड़ देते हैं रिपोर्ट्स को, हम रिपोर्ट्स को छोड़ देते हैं। मुंबई में प्रदर्शन होता है और वहां मनोज बाजपेयी उसका विरोध करते हैं, उसके बाद जो है अनुराग कश्यप उसका विरोध करते हैं, संजीव उसका विरोध करते हैं। सर एक शहर को आपने 1 महीने से बंद करके रखा हुआ है और डेमोक्रेटिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं। 1 महीने से आपने दिल्ली को परेशान करके रखा हुआ है और डेमोक्रेटिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं। समझ आग लगा रहे हैं, पूरे एनसीआर को बंद करके रखा हुआ है, पूरे एनसीआर में तकलीफ में रखा हुआ है आपने। उसका जवाब सुनिएगा। 12 वर्ष के बच्चों को 16 वर्ष के बच्चों से मन की बात करने के लिए देश का प्रधानमंत्री चला जाता है, तो विरोध की कौन कर रहा है? आपका नागरिक विरोध। मनोज जी तकलीफ में डाला हुआ है, यही समस्या कश्मीर में कर रखी थी आपने। क्षमता नहीं करने के अलावा और भी काम कर लीजिए। माफी मांगना चाहिए मनोज जी, मैं आपको आप बेशरम हो गए हैं। ठीक है, बेशरम हो गए आपको मांगनी चाहिए। आप नहीं रखना चाहते अपने, आप क्या कहते? देखिए अभी महिला के संदर्भ में क्या बयान आया है। ठीक है सर, आप योगी जी का बयान क्या आया है, आप ये हमको बताइए। महिलाएं बाहर प्रदर्शन कर रही हैं और पुरुष घर में हैं, वोट लेने के लिए महिला आपको वोट नहीं देती है, ये आपका वक्तव्य होना चाहिए। ठीक है सर, मैं अब थोड़ा सा डिस्कशन को सर मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाती हूँ। भास्कर घोष जी, अगर भारत को लेकर इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो जो अर्थव्यवस्था है हमारी, जो निवेशकों का आना है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि निवेशक आए और निवेश करें, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल हुमरा जी, मैंने तो आपको पहले भास्कर घोष जी से मेरा सवाल है। मनोज जी 1 सेकंड रुक जाइए। भास्कर जी देखिए, पहले बात है निवेशक के साथ ये डेमोक्रेटिक इंडेक्स का क्या नहीं, कुछ भी कोई भी रिपोर्ट्स अगर हमारे इस तरह की आती हैं भारत के, निवेशक यहाँ पे आते हैं जब उनका टोटल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी को देखकर आते हैं। निवेशक भी कोई एक सेक्टर में निवेश नहीं करते हैं, स्टॉक मार्केट निवेश अलग होता है, एफडीआई अलग होता है। आप अगर आंकड़े देख ले तो इस देश में सबसे ज्यादा एफडीआई 2014 से 2019 तक आया था, सबसे ज्यादा। 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया एफडीआई जो इस देश में 2014 से 2019 तक आया था। आज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस देश में सबसे हाईएस्ट हो रहा है। तो आप किस हिसाब से आप कह रहे हैं दुनिया का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी
और हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी जो होता है वो अभी भी हम हमारे हाथ आप में ये है। मानते हैं तो कि मैं हमारी कह रहा हूं, अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है? मैं कह रहा हूं, वही कह रहा हूं, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, मजबूत नहीं बहुत मजबूत है। आप जो दिखा क्या रहे हैं, ये एमटी, चिंता की बात इसके नहीं ऊपर लग रही है आपको? इसके ऊपर चर्चा कीजिए, मैं आपको टेक्निकल चर्चा करूंगा इकोनॉमिक्स की हैसियत से। बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं, मैं हम कह रहा हूं, चर्चा नहीं, करते रहते हैं सर, आपके जवाब, क्योंकि जब हमें दिखता है कि उद्योग बंद हो रहे हैं, जब हमें दिखता है कि निवेश नहीं हो रहा है, जब हमें दिखता है बेरोजगारी बढ़ गई है, कल भी एक रिपोर्ट आई है 7.5 बताया गया है बेरोजगारी। आप जो कह रहे हैं कि मैं उसमें सर मैं नहीं जा रही हूँ, मैं इसीलिए डिटेल में नहीं जा रही हूँ। मेरा ये कहना है कि भारत को लेके अगर हम ये मान लें सर, अगर हम ये मान लें सर, अगर हम ये मान लें कि ये रिपोर्ट्स में कुछ हमारे खिलाफ आ रही हैं या हमारी छवि को धूमिल करने के लिए आ रही हैं, तो क्या ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है? अमित रैना जी, देखिए दो चीजें, अगर हम अर्थव्यवस्था को लेकर भी सोचे तो दो चीजें, डेमोक्रेटिक इंडेक्स और इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो शायद चाइना में कभी निवेश ही ना होता। उनको स्टेबिलिटी चाहिए एक इन्वेस्टर को, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए और ग्रोथ रेट चाहिए। मगर समस्या दूसरी बात है कि अगर इकोनॉमिक मगर आपको फिर भी अगर आप कुछ पैरामीटर्स में पीछे रहे हैं, चाहे उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई लेना देना ना हो, एफआई से कोई लेना देना नहीं हो, मगर एज ए नेशन, एज ए सरकार आपका दायित्व है कि आप उसको पहचाने क्या हुआ है। देखिए, अगर आपके दुश्मन भी आपके बारे में टिप्पणी करता है तो आपको देखना चाहिए उसमें से क्या टिप्पणी है जो मैं सुधार सकता हूं। और इकोनॉमिक्स पे आज ये हमारा अजम्पशन है कि हमें पता नहीं रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसी है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, मगर हमें उस रिसर्च को पढ़ना चाहिए, उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए, और जहां पे हमको लगता है कि हम इंप्रूव कर सकते हैं हमें बिल्कुल इंप्रूव करना चाहिए, इसको सरेआम खारिज नहीं करना चाहिए। जी पीयूष पंत जी। नहीं, देखिए बिल्कुल रैना जी सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि हर बात को आप डिनाई करते चले जाइए, डिनायल मोड में आप चले जाएंगे तो आप अपने को और मतलब आपकी स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। बेटर है कि अगर टाइम से हम उस चीज़ को सुधार भी लें, सुधारने तो उससे हमारा कुछ नहीं जाता है, हमारी और बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे हम, और अगली रिपोर्ट जो आएगी वो काफ़ी कुछ हमें आगे बताएगी। तो जो हमारी कमियां हैं उसकी तरफ भी देखना चाहिए, जो हम कर रहे हैं अच्छा वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो कमी है उसको भी देखना चाहिए ताकि हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। ठीक है। और ये बात है कि ये सभी देख रहे हैं, जो पूरा माहौल बन रहा है तो हमको समझना होगा, उसको डिनाई नहीं करना होगा। सरकार भी डिनाई करते करते अब मानने लगी कि हाँ अर्थव्यवस्था धीमी गति से चल रही है। सड़कों पर आवाम है, आगजनी भी हो रही है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि शांति नहीं है। तो क्या ऐसे माहौल में कोई भी कंपनीज या जो निवेशक है वो आएंगे? मैं ये सवाल मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि इसको लेकर बार बार कुछ बयान सामने आ रहे हैं कि भारत की छवि धूमिल हो रही है इस वजह से कि लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट जिस तरह से हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, सड़कों पर लोग हैं यहाँ पर और हंगामा हो रहा है। नहीं, देखिए एनआरकी की सिचुएशन हमारे देश में नहीं है, तो प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। क्या इसमें संवाद बहुत जरूरी है सरकार और आवाम के बीच में? संवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक सबसे अहम चीज होती है। बिल्कुल संवाद बहुत जरूरी है। और देखिए सीए को लेकर जहां तक मेरा अपना मत है कि बिल्कुल जो प्रोटेस्ट हो रहा है गलत हो रहा है, मगर अगर एक लार्ज पॉपुलेशन परसेंटेज को अगर लगता है और उनके मन में कुछ शंका है तो सरकार का दायित्व है कि वो आगे बढ़े और शंका का समाधान करें। तो मेरे को उम्मीद थी कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री पब्लिक एड्रेस करेंगे एक मन की बात से या टीवी से, और वो उस एड्रेस उसको कंसर्न हालांकि बार बार नहीं, मोदी जी को हमने सुना नहीं, देखिए समझाते हुए भी कि काफी सारे कंफ्यूजन है लोगों को। आप एक रैली में बीच में एक स्टेटमेंट कर लें वो अलग बात है, जेन्युइन कंसर्न है, आपकी एक लार्ज पॉपुलेशन में कंसर्न है, पढ़े लिखों में कंसर्न है, गलत कंसर्न है। क्या 370 से ज्यादा फर्क पड़ा? क्या 370 जो हुआ, जिस तरह से क्षेत्रीय नेताओं को नजरबंद किया गया, अभी भी वहां पर इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं नहीं चल रही हैं, कुछ जगहों पर चल रही हैं, मोबाइल सेवा हर जगह चल रही है, देखिए पर अभी जिस दौरे से पहले तो ये मेरा इसलिए सवाल था कि जो 370 को लेकर हुआ, क्योंकि काफी लंबा वक्त गुजरा है 6 महीने का, और वहीं के नेता जो मतलब इलेक्टोरल तमाम चीजों में एक्टिव रहे हैं, पार्टिसिपेट करते रहे हैं, आज वो नजरबंद हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये भी एक सवाल है ना। देखिए कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और आपको चूज करना पड़ेगा बिटवीन द टू इविल्स। और यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों की जान, आवाम की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 या 4 नेता जिनसे उम्मीद थी कि शायद वायलेंस हो जाए। देखिए हम एक चीज़ भूल जाते हैं, अगर हम इन 3 नेताओं की बात कर रहे हैं जो अरेस्टेड हैं, हम ये भूल रहे हैं कि पिछले 7 महीने में कश्मीर में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको लेकर देश में चिंता हो।
ना पुलिस के साइड से हुई है ना जनता के साइड से हुई है। ये बात नहीं है, बहुत घटनाएं हुई हैं और वो सब आई नहीं है। सर बता दीजिए, आप बता दीजिए कहाँ हुई है अभी आज की आज ही बता दीजिए, आप ही बता खबर है, आज की खबर आप ही बता दीजिए। सर मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर में महीने में 15 दिन कश्मीर में रहता हूँ। सबसे बड़ी घटना दलवीर सिंह की है। सबसे बड़ी घटना दलवीर सिंह के जो आतंकवादियों को जो है बाहर निकाला, उसका 370 से क्या लेना देना है, मुझे अच्छा बता दीजिए। उसका 370 से क्या लेना देना है आपको? तो उसका मैं बताता हूँ उसका 370 से क्या लेना देना है, मैं आपको बताता हूँ उसका 370 से क्या लेना देना। अगर 370 नहीं होता, अगर 370 नहीं हटता ना, अगर 370 नहीं हटता ना तो देवेंद्र सिंह अभी भी कर रहा होता, देवेंद्र सिंह अभी भी कर रहा होता। 370 नहीं हटता ना तो देवेंद्र सिंह अभी भी कर रहा होता। पकड़ा गया, ठीक है 370 हटा। ऐसी बात देखिए विरोध करना करिए, मगर भ्रम में ना रहिए, भ्रम में ना रहिए, मन गलत बातें ना बनाइए। हाँ, दो और दो 4 ही होता, 5 बनाने का प्रयास ना करिए। 2 और 2 4 ही होता, 5 बनाने का प्रयास ना करिए। देवेंद्र सिंह को 370 का क्या जाइए ना, चलिए मेरे साथ, अरे चलिए मेरे साथ, किस तरह से लोगों की गाड़ियां मांग रहे हैं, रात में क्या होता है उन गाड़ियों का किसी को नहीं पता है। ठीक है, एनआरसी पर भी बात करेंगे। कहाँ से अखबार पढ़ता है? मनोहर कहानियां पढ़ के आ रहे हैं क्या? इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़िए, मनोहर कहानियां बंद करिए आप पढ़ना। आप मेरे साथ चलिए कश्मीर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप चलिए मेरे साथ, आप मेरे साथ चलिए। पढ़ना नहीं चाहते, अपनी आंखों में विश्वास कर लीजिए ना। एक इंडियन एक्सप्रेस पे क्या विश्वास करिए, चलिए मेरे साथ। आज भी हमारे सैनिक उसी तरह से हताहत हो रहे हैं। जी मेरे साथ चलिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी आंखों से देखिए, चलिए आपने लोगों को चलिए आप मेरे साथ। आपने, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, कोई नजरबंद नहीं है। वहाँ के आतंकवादी नजरबंद है तो तकलीफ हो रही है तो रहिए वहाँ पे। आतंकवादी नजरबंद है तो तकलीफ में रहिए। मैं यहाँ नहीं बैठा, मैं वही बैठा हूँ, मैं वही बैठा हूँ। आज आपके साथ यहाँ बैठो आपकी आंखें खोलने के लिए। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैं बताना चाह रही थी कि ये जो दौरा हो रहा है मंत्रियों का, लोगों से बातचीत का, हमने देखा कि मैम आपका यूरोपियन यूनियन का काउंसिल जा चुका है, आपका डिप्लोमेट्स का काउंसिल जा चुका है, आपके रिपोर्टर्स जाते हैं। आज ये प्रदीप जी कह रहे हैं वहां क्या हो रहा है, रिपोर्टर्स नहीं जा रहे क्या? वहां दुनिया भर के रिपोर्टर्स जा रहे हैं। फिर भी मनगढ़ंत बातें बनानी है, फिर भी 2+2 को 5 ही बनाना है, तो उसका कोई जर्नलिस्ट है वो नहीं। ठीक है, आज जो परिस्थितियां बनी है, ये कह रहे हैं, रैना साहब कह रहे हैं कि सारे लोग जा रहे हैं। आपको तो अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है, आपके अपने नागरिकों पर विश्वास नहीं है। आपको किस पर विश्वास है? विपक्षियों को आप नजरबंद करते हैं। कौन से पत्रकार वहां जा रहे हैं? आपके प्लांटेड पत्रकार वहां जाते हैं। जो आपको पसंद नहीं है प्लांटेड है। नहीं, आप हिंदुस्तान के मीडिया को प्लांटेड कह रहे हैं, आप हिंदुस्तान के मीडिया को प्लांटेड कह रहे हैं। आपको डॉन की खबर चाहिए, आपको डॉन की खबर सही विश्वास से, अरे ऐसे मजाक मत उड़ाइए। आपको डॉन ही चलेगा, आपके लिए डॉन अखबार ही सही है। क्या है? आप कह रहे हैं भारत की मीडिया बिकी हुई है। अरे मैं कहता हूं भारत की मीडिया बिकी हुई है। मैंने सबको नहीं बोला, आप गलत इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल कहा आपने, प्लांटेड जा रहे हैं, जाइए ना, आप जैसे जाइए ना। आपके पाँव में क्या बेड़ियां बांधी है किसी ने? कर लिया सरकार आपके पाँव में आपका दुकान, आपकी दुकान बंद होगी। सुन लीजिए मेरी बात, अरे सुन लीजिए, मैं आपको इस चैनल पर कहता हूँ, अगली बार अगर जाइएगा पीढ़ियां लग जाएंगी आपको आने में, पीढ़ियां। जिस तरीके की व्यवस्था आपने फैला रखी है, ठीक है, आपके राष्ट्रवाद का नारा जो है, ये छद्म राष्ट्रवाद अब चलने वाला नहीं है। सर ठीक है, पूरे हिंदुस्तान के लोग मनोज तिवारी जी थोड़ा सा शांति रखें सर। ठीक है, भास्कर घोष जी, जो ये दौरा हो रहा है, मैं फिर से सवाल वही कर रही हूँ, जो मंत्री वहां पर जा रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों से, आम लोगों से भी कोशिश वो कर रहे हैं, हालांकि नाराजगी भी है आम लोगों में, ये एक अच्छा कदम अपने आप में दिखाई दे रहा है फिलहाल। देखिए, पहले बात तो ये है कि मंत्री जाने के पहले वहां पे यूरोपियन डेलीगेशंस गए हैं, यूएन के लोग गए हैं, सारे दुनिया का जितना भी पत्रकार हैं। नहीं, यूरोपियन डेलीगेशन क्यों गया है? मुझे जवाब दीजिए। कौन है होता है यूरोपियन डेलीगेशन हमारे स्वतंत्रता को संकेतित करने वाला? मुझे बताइए। अरे आप अभी ज्ञान दे रहे हैं इकोनॉमिक्स पे, अभी आप इकोनॉमिक्स पे ज्ञान दे रहे थे और अब कहीं यूरोपियन यूनियन को। अरे मनोज तिवारी जी, एक क्षण में बदल जाता है। अब ये इकोनॉमिक्स पे ज्ञान दे रहे हैं। यूएन ने कश्मीर का मामला हाथ से लिया गया था।
शिमला अभी आप इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे रहे थे, डेमोक्रेसी इंडेक्स पे नेहरूलिया का देखने में नाम दिया था, यूरोपियन यूनियन को फौज आपने बनाया था, किसी ने कहा है क्या गद्दारों को फौज आपने बनाया था? मानिए मत मानिए, आप तो अभी तभी ज्ञान दे रहे थे, आप मैं तो ज्ञान नहीं दे रहा, आप ही ज्ञान दे रहे थे डेमोक्रेटिक इंडेक्स पे। नुकसान हुआ है 24 घंटे में, कहाँ है आप? कश्मीर की इकोनॉमी में कितने केस हैं? अभिव्यक्ति बंद कर दीजिए, जीडीपी कितने देने के का जीडीपी बताएंगे मुझे कितना है? जीडीपी बताएंगे? आपका दुकान बंद हो चुका है और पैसा आपका जेब में नहीं दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। इस बात को समझिए, 57 वर्ष तक इस देश के लोगों ने 57 वर्ष के लिए देश आज भुगत रहा है, 57 वर्ष के लिए देश भुगत रहा है आज, तो भुगत ही रहे और मत देश में हमें थोड़ी भुगत, बहुत देश जेल चुका है, त्रस्त है आपके कश्मीर की दुकान बंद हो चुका है, सारी दुकानें आपकी बंद हो गई है, मेरे से पूछिए। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, कौन सा निवेशक मनोज तिवारी जी, अरे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आप एक सेकंड भास्कर घोष जी, क्या ये दौरा 6 महीने पहले नहीं हो सकता था? क्या 370 के बारे में जनता को विश्वास में लेके बताकर नहीं हो सकता था? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? क्योंकि ये बार बार सवाल भी उठ रहे हैं कि 6 महीने बाद दौरा हो रहा है, काफी लेट है, लोगों से पहले जुड़ना चाहिए था, ये तमाम चीजें भी बोली जा रही हैं। पहले बात तो ये है कि आप जो ये स्टूडियो में जो आप ये एक टिप्पणी कर रहे हैं कि जनता को विश्वास में लेकर, आज पार्लियामेंट जनता से चुनी हुई नहीं है क्या? तो अगर पार्लियामेंट में इसकी डिसीजन लिया गया है, अभी तक इसके ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट का कोई भी नेगेटिव जजमेंट नहीं आया है, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में जो भी डिसीजन लिया गया है उसी का पालन किया जा रहा है। तो जनता के विरोध में पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट आप कहना चाहते हैं कि जनता के विरोध में डिसीजन लेता है? नहीं। मैं अगर एक और सवाल इसीलिए करूंगी जी, आप बात करें अपनी। आप जो कह रहे हैं कि जनता को विश्वास में लेकर करना, जनता के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो चुनते हैं कि जनता विश्वास कैसे होगी, जनता का विरोध क्या होगा, जनता के भले के लिए क्या होगा। उस पार्लियामेंट में 2/3 वोटों से अगर 370 धारा पास होती है तो उसका पालन करना सरकार का जिम्मेदारी हो जाती है। एक दो, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 6 महीना के बाद, 6 महीना बहुत देर हो गया, नहीं मैं नहीं बोल रही हूं, ये काफी लोग बोल रहे हैं, वहां के भी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं, देखिए जब ये 370 धारा लगे इसके तुरंत बाद वहां पे डेलीगेशन भेजा गया था, विदेश से डेलीगेशन आया, विदेशी जितना भी मीडिया वाले थे वहां पे घूम रहे थे, और आप ये जो आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट कुछ देर तक सुरक्षा के लिए वहां पे बंद किया गया था, आज इंटरनेट चालू है, लैंडलाइन चालू है। अब लैंडलाइन में अगर फोन ना करे तो इसका मतलब यह कि लैंडलाइन चालू नहीं है। तो आज कश्मीर जो है एक सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मीडिया में आप दिखाए थे कश्मीर का जो वुमेन है वो कितनी भारी तादाद पे आकर के वो अपने सेना में या पुलिस में भर्ती होने का कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर का युवा कितनी भारी बहुमत से आकर के अपने आप को सेना में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर का स्कूल्स कैसे चल रहे हैं, स्कूल में कितने मॉडर्नाइजेशन किया गया है, ये सब आपको दिखता नहीं है। आपको दिखते हैं कि कश्मीर के रास्ते में अगर कोई घटना घट जाए उसको आप डेमोक्रेसी के इंडेक्स के साथ जोड़ देते हैं। अगर जोड़ना है तो दोनों तरफ जोड़िए, जोड़ना है तो एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आपके सवाल है कि कश्मीर आज हमने अपने मंत्री को लिए खोल दिए हैं, इसके पहले विदेशी जो पर्यटक आते थे, अब ये कह रहे हैं कि यूरोप क्यों आता है। आपको पता है, पढ़ाई लिखाई करके आइएगा स्टूडियो में कि कितने विदेशी पर्यटक कश्मीर में आते हैं, और उनके लिए विदेशी डेलीगेट जाना जरूरी है, क्योंकि हम कितना सेफ है दिखाना है। मुझे तो नहीं लगता कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से यहाँ बैठे हुए हैं। आपको ये जानकारी आपने बोल दिया इंटरनेट खुला हुआ है, आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है, और लोगों के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह करना बंद कर दीजिए। मुझे मत दीजिए, दावे से कह सकता हूं, भाषाओं के साथ लच्छेदार भाषा में भाषण करके ये मंच नहीं है। गलत बयानबाजी करना बंद कर दीजिए। अरे मुझे पता है आपका ज्ञान आपको दर्शाता है, क्या बोल रहे हैं आप इंटरनेट यूज करके आप। अरे मैंने कह तो दिया, आपकी बात का जवाब दिया कि छद्म ज्ञान बंद कर दीजिए। मुझे पता है आप कितने ज्ञानी हैं। ठीक है पीयूष जी, देखिए इस तरह की डेलीगेशन ले जाके सरकार, ये भी एक मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि उसकी आलोचना हो रही है, उसकी छवि खराब हो रही है, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, तो इसीलिए उसने क्या किया कि एक डेलीगेशन जो है, ईयू का डेलीगेशन जो है
वो उसको इनवाइट किया गया और वहां से उसमें ये भी खबरें थी कि जो लोग चाहते थे कि वहां पूरा कश्मीर देखने के लिए उनको नहीं अनुमति दी गई, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने को। प्रतिबंध ना लगाए, हमारे प्रतिबंध न लगाए, हमें देखने दे, लोगों से मिलने दें। सरकार ने कहा नहीं, जो हम तय करेंगे, जो एनआईए तय करेगा उसी तरह आपको चलना होगा। सुरक्षा के मद्देनजर भी ऐसा तो होगा। ये एक सरकार की एक्सरसाइज थी अपनी इमेज को बेहतर बनाने की और ये दिखाने की कि नहीं जो हमने किया वो ठीक है। और यही संतोष क्या चल रहा था? 30 सेकंड अमित रैना वहां के हैं तो बोलना जरूरी भी है यहाँ पर। डिप्लोमेट था, उसने वो भी नहीं जाना था, उसको आपने दो सवाल आपने तो ये अपने शर्त पे दिखाना चाहते हैं। क्या सरकार हकीकत दिखाना नहीं चाह रही थी? आपने पहला सवाल बिल्कुल आपने पहला सवाल पूछा 370 में क्या लोगों की राय लेनी चाहिए थी। देखिए, एक 2014 डेमोग्राफी अगर देखें बिल्कुल अलग है। देखिए 2014 का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 35% वोट लेके आया, लार्जेस्ट वोट शेयर था। मैनिफेस्टो में पॉइंट था 370 35 से हटाएंगे। 2019 का इलेक्शन हुआ, 45% वोट शेयर लेके आया, मैनिफेस्टो में था 35 से हटाएंगे, 370 हटाएंगे। ये जेएनके के वोट शेयर की बात कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की। जहां तक बात हुई, जब सरकार ने प्रयास किया, किसी भी सरकार ने, चाहे यूपी की सरकार रही हो चाहे एनडीए की सरकार रही हो, जब सरकार ने प्रयास किया कश्मीरी नेताओं से बात करने, उन्होंने धमकियां दी। क्या धमकियां दी महबूबा मुफ्ती ने? आप 370 के बारे में बात करिए, यहाँ कश्मीर में कोई तिरंगा को हाथ देने वाला नहीं होगा, यहाँ बारूद की तरह देश जला देंगे। तो आप बात उनसे करेंगे जो बात करने के जो बात करना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई आपके पास चारा था, नहीं तो कश्मीर में ये नेता ऐसी हालत करते कि आज वहां चारों तरफ आग लगी होती। तो जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है और पॉपुलर सपोर्ट की बात है, वो आपको बैलेट पेपर ने दे दिया था। बात जहां तक ये 6 महीने बाद क्यों मंत्री गए, देखिए हालात नॉर्मल नहीं थे वहां। आप कहते हैं कि भारत के मंत्री जाएं वहां जहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, फोर्सेस के कंसर्न्स हैं। चुनाव भी नहीं हुआ था, पूरी तो कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट भी नहीं पड़े थे। सर, अब लोग वोट ना डालें उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वोट नहीं पड़े थे, ना डालें उसमें कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है? सर, जिन्होंने वोट डाला उन्होंने तो अपना मत बता दिया ना। जिन्होंने वोट जिन्होंने वोट नहीं डाला उन्होंने अपना मत बता दिया ना। जहां तक बात है, देखिए ये एक्सरसाइज पहली बार नहीं हुई है, 2015 में नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी एक्सरसाइज बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5 बजे। नमस्कार, थैंक यू।